हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। एंड जैसा कि आप जानते हो, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब बहुत छोटा सा चैप्टर है, डिवीजन एल्गोरिथम था पहले, वो अब नहीं है, तो अभी इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है ऐसा लगता है देखने में, लेकिन इसमें बहुत कुछ है, थोड़े नए कॉन्सेप्ट्स हैं, नई चीज़ें हैं जो अभी तक हमने भाई नहीं देखी हैं कहीं पे, या फिर इससे पहले हमने इतने ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, तो अभी इसको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि पॉलिनोमियल्स इज द वेरी बेस, जो भी आप इसके बाद आगे मैथ्स में पढ़ोगे, पॉलिनोमियल हर उस चीज़ का बेस फॉर्म करता है। क्योंकि इसके बाद आप चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ो, चाहे आप लीनियर इक्वेशंस पढ़ो, या फिर 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस पढ़ो, इन सब में पहले आपके बेसिक्स पॉलिनोमियल्स को लेके क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। ऑलराइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक में घुसेंगे। तो पॉलिनोमियल्स होते क्या है भाई? पॉलिनोमियल आपके एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन होते हैं, वो तो मान लिया भाई किस चीज़ के एक्सप्रेशन होते हैं। अभी तक देखो हमने ऐसे नॉर्मली देखे तो हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पहले नंबर देखे भाई, ठीक है, 4, ठीक है, इसमें चलो ऐड कर देते हैं 2, हमें पता लग गया भाई इसको 6 कहते हैं, 4 + 2 6 कहते हैं। अच्छा, अब मान लो मेरे को था कि भाई 4 × 2 करते हैं तो इसको 8 कहते हैं, ये भी मैंने सीख लिया भाई, राइट। अब फिर मैंने 4 / 2 कर दिया, इसको 2 कहते हैं, ये भी मुझे आता है। एक चीज़ रह गई है, वो भी कर ही लेते हैं, 4 - 2, ये 2 आता है। तो ये कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशंस तो मैंने लगाने सीख लिए नंबर्स में, ठीक है। लेकिन अब पॉलिनोमियल्स का काम कहाँ पे स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है कि ये सब जो चीज़ें हैं ना भाई, ये सब हैं नॉन वेरिएबल, सारे के सारे ये हैं नॉन वेरिएबल, कह रही हूँ नॉन कॉन्स्टेंट्स, नॉन वैल्यूज। जितने भी नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एज इट इज भाई, ऐसे ही हैं। लेकिन जब सब कुछ पता ही है तो हम मैथ्स में फिर करेंगे क्या? मैथ्स का तो काम ही है भाई चीज़ें, नई चीज़ें ढूंढना, या फिर जो चीज़ें नहीं पता उनको ढूंढना, राइट। तो यहाँ पे फिर काम स्टार्ट होता है भाई अननोन चीज़ों का, और अननोन चीज़ें क्या हो जाती हैं? आपकी वेरिएबल्स। जैसा कि नाम से पता चलता है कि वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करे, चेंज हो जाए, राइट, तो वो पॉपुलर वेरिएबल्स होते हैं भाई, एक्स, वाई, जेड, कहीं कहीं पे पी, क्यू, आर, इस तरीके के भी आपको वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं। हुआ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो हमको किसी प्रॉब्लम में नहीं पता है और हमने मान ली कि हमको पता है। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ हमें पता है, हमने मान लिया कि भाई ये होगी जो भी वैल्यू वो एक्स होगी, और उसको लेके हम पूरा सोल्यूशन करेंगे और लास्ट में जाके हमें एक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी। इतना भी हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। क्लियर? ऑल राइट। अब इसके साथ में क्या चीज़ आ जाती है भाई? कॉन्स्टेंट्स, जिसको तो हम भाई भली भांति जानते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? आपके नंबर्स, ठीक है। ऑल राइट, अब कॉन्स्टेंट्स तो हमें पता है, 4 2 3, आज 4 2 बड़ा आ रहा है, ठीक है, 4 2 3 1, ये सब आपके नंबर्स हो गए, 1000 10,000 डजंट मैटर, कोई भी कॉन्स्टेंट्स, कोई भी नंबर्स चलेंगे। वेरिएबल हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए भाई, आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगा लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन, ठीक है, ये सब चीजें हो गई, ये आपने याद कर लिया भाई। अब इन सब चीजों को मिला के जो बनता है उसको आप कहते हो पॉलिनोमियल। मैंने सोचा था यहाँ पे ब्लैक होगा तो वो आर्टिस्टिक इफेक्ट हो जाएगा पॉलिनोमियल दिखाने के लिए, बट वो रेडी हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स बन के आते हैं जब आप इन सारी चीजों को मर्ज कर देते हो, ठीक है। अब वो दिखते कैसे हैं? मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, तो भाई पहले क्या होगा ना, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वेरिएबल से, फिर ऐड करोगे, फिर हो जाएगा भाई 2x, फिर आप एक और नंबर ऐड कर दो, फिर एक और नंबर ऐड कर दो, फिर एक और नंबर ऐड कर दो, फिर ये इसको भी किसी चीज के इक्वल कर दो। तो ये आपके भाई पॉलिनोमियल हो गए। पॉली, पॉली मतलब मोर देन वन, ठीक है। बहुत सारे एक्सप्रेशंस का किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में होना, उसको आप पॉलिनोमियल कहते हो, ठीक है। एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, खूब सारी टर्म्स मिलके आपको एक पॉलिनोमियल मिलता है।
आई होप आई एम क्लियर हियर। अब यहाँ पे कुछ और थोड़े एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में, खास करके इस चैप्टर में हम थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, हमें समझने में, ग्रास्प करने में, क्वेश्चंस तो ये है कि भाई आगे के जो मतलब जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है ना, वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं, उनमें कुछ ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। माथा आपको कहाँ मारना है? कॉन्सेप्ट सीखने में, ठीक है। तो थ्योरी थोड़ी सी हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्लीज़ बोर मत हो जाना, प्लीज़ ट्राई करना कि अच्छे से भाई हम पढ़ लें, उस चीज़ को थोड़ा आपके दिमाग में बैठ जाए, इट विल हेल्प यू आगे जाके, ठीक है। ऑल राइट, तो भाई आपके चैप्टर में इंट्रोडक्शन में स्टार्ट होते ही आपको बताया गया है कि इन क्लास 9th, याद दिला रहे हैं कि हाँ आप ऐसे मत बिहेव करना कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं पता, आप क्लास 9th में थोड़ा मोटा कुछ ना कुछ पढ़ के आए हो। यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड देयर डिग्रीज। आपने क्या पढ़ा है भाई? दो चीज़ों के बारे में आपको पता है कि एक तो एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल आपने देखा है, और दूसरी चीज़ उनकी डिग्री की आपने बात करी है, ठीक है। अब डिग्री क्या होती है भाई? जिस वेरिएबल की आप बात कर रहे हो ना, उसकी पावर की बात हो जाती है डिग्री, ठीक है। जैसे भाई आप पता है नंबर में ले लेते हैं 2, फिर 2 का स्क्वायर ले लो, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। ऐसे ही वेरिएबल है भाई, कोई नंबर है x, x की स्क्वायर कर दिया, पावर में 2 लिख दिया, वो उसकी डिग्री हो गई। क्लियर? ऑल राइट, रिकॉल दैट इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन x, याद करने को बोल रहे हैं, नया कुछ नहीं समझा रहे हैं यहाँ पे। द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे जो भी आपने पॉलिनोमियल लिखा है वहां पे, उसमें से जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट जो पावर होगी उसको आप डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप अभी हम 4x प्लस 2, वैसे यहाँ पे लिखा भी है 4x प्लस 2 देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल कौन सा है? x है वेरिएबल, और x की हाईएस्ट पावर क्या है? एक तो x की पावर यहाँ पे है, x की पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 होने का मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो 2 इंटू 1 इज 2 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो x की पावर है 0 और एक x की पावर है 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी है x की? 1 है। तो ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। क्लियर? ठीक है जी। एग्जाम्पल 4x प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1, ठीक। नेक्स्ट, अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया। वेरिएबल तो भाई नाम से ही पता लग रहा है ना कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, हर जगह आप x नहीं लिखोगे, भले ही उस x की भी वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि दुनिया की सारी इक्वेशंस आपकी x में ही बने, ठीक है। y में भी बन सकती हैं, z में भी बन सकती हैं, इसीलिए एकदम वो प्री कंसीव्ड नोशन बनाने की जरूरत नहीं है, एकदम से y देखते ही या z देखते ही घबराना नहीं है, चीज वही है, ठीक है। 2y square minus 3y plus 4 is a polynomial in the variable y of degree 2। अब डिग्री 2 क्यों बोला गया है भाई? वेरिएबल तो बता दिया उन्होंने y, डिग्री 2 क्यों बोली गई है? क्योंकि देखो, एक तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है y की पावर 0, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y की पावर 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y की पावर 2। तो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 2 है। तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है? 2 है, ठीक है। सिमिलरली भाई आ जाते हैं हम यहाँ पे 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 3। यहाँ से भी क्लियरली हमें पता चल रहा है कि डिग्री 3 क्यों है इस पॉलिनोमियल की, क्योंकि उसका जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल का, उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है? 3 है, ठीक है जी। अगला, मैंने बताया अभी कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वो u भी ले सकते हैं, ठीक है। तो u लिया हुआ है यहाँ पे उन्होंने 7u की पावर x माइनस 3/2 u की पावर 4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस 4u माइनस 8। यहाँ पे u की कई सारी पावर्स हैं, लेकिन हाईएस्ट जो पावर है वो उस पॉलिनोमियल की क्या बन जाएगी? डिग्री बन जाएगी। ऑल राइट, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसका ध्यान रखना है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? ये नोट करना है कि एक्सप्रेशंस लाइक 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1, रूट एक्स माइनस 2, या फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 3, इस तरीके के जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस नहीं बोलेंगे, एक्सप्रेशंस बोलेंगे, एक्सप्रेशंस हैं, वो क्या होंगे भाई? आपके पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होते। क्लियर? ठीक है जी, ये हमने देख लिया। क्या होना चाहिए भाई? ऊपर होने चाहिए सारे जितने भी x वेरिएबल्स हैं, 1 अपॉन वाली चीज नहीं होनी चाहिए, और x की जो पावर है वो होल होनी चाहिए, रूट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? जैसे यहाँ पे रूट x है, तो रूट x क्या होता है? x की पावर हाफ, तो ये चीज नहीं चलेगी भाई, ठीक है, ये चीज बिल्कुल नहीं चलेगी। यहाँ पे x की पावर कोई ना कोई होल नंबर ही होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं चलेगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर?
ऑल राइट, नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। भाई बिल्कुल नाम तो रखना पड़ेगा, हर जगह पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ऐसे तो नहीं बोल सकते, नाम रखने पड़ेंगे। तो भाई डिग्री 1 वाले जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको सिंपल हम बोलते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3 रूट 3x, कंफ्यूज नहीं होना है, सी x का कोएफिशिएंट मतलब x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो रूट हो सकता है, क्योंकि ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना x के साथ मल्टीप्लाई होने वाले, वो आपके कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो रैशनल हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन x की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, वो ये नहीं हो सकती, क्या नाम है, फ्रैक्शंस नहीं हो सकती। y प्लस रूट 2x माइनस 2/11, 3z प्लस 4, 2/3u प्लस 1। अब इन सब चीज़ों में देखो कॉमन क्या है, पहली चीज़ देखो, पहली चीज़ क्या, मेन चीज़ वही देखो, x की पावर देखो, यहाँ पे x की पावर देखो, होल्ड करें, यहाँ पे x की पावर देखो, y की पावर देखो, x की पावर, z की पावर, u की पावर, सब में क्या कॉमन है कि सब की पावर्स कितनी है, 1 है। दैट मेक्स दीज एक्सप्रेशंस, दीज पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1। क्लियर? ठीक है जी। एटसेट्रा आर ऑल लीनियर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स सच एज 2x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉमा यहाँ पे देखो ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, फिर एक्स क्यूब प्लस 1 आर नॉट लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब आप बोलोगे भाई मैम यहाँ पे तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें भी x है, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल क्यों नहीं बोलते? नहीं, हम क्या पढ़ के आए थे, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए आपकी, जब आप किसी पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे भाई 1 से बढ़ा भी एक नंबर है, दैट इज 2, दैट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई डिग्री 2 हो गई तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। द नेम क्वाड्रेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट विच मीन्स स्क्वायर। ये एक ऐसे वर्ड से डिराइव किया गया है, ये जो वर्ड है, क्या कौन सा वर्ड, क्वाड्रेटिक वर्ड, ऐसा वर्ड कौन सा वर्ड है, क्वाड्रेट। क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर हम भली भांति जानते हैं, स्क्वायर वाली जो वैल्यूज होती है वो हमको तब मिलती है जब हम उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स उसकी पावर 2 हो जाना। क्लियर? तो ये हो गया भाई स्क्वायर। तो ये आपको सारे यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, इनमें हाईएस्ट पावर जो है वो सारे वेरिएबल्स की कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्लियर? ऑल राइट, some examples of quadratic polynomials whose coefficients are real numbers। जितने भी polynomials की हम बात करेंगे उन सबके कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या है, वो कांस्टेंट नंबर्स जो क्या है उन वेरिएबल्स के साथ में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है ना हर जगह पे 1 ही मल्टीप्लाई हो, 2, 3, रूट 3, 4 कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब एनी रियल नंबर। ठीक है, मोर जनरली रियल नंबर्स तो पता ही होंगे आपको, राइट, हम पढ़ के ही आए हैं। More generally, any quadratic polynomial in x is of the form ax square plus bx plus c। ये आपको भाई बेसिक फॉर्म दे दी, ये चीज आपको बिल्कुल बिल्कुल याद होनी चाहिए कि जब हम किसी भी पॉलिनोमियल की, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म की बात करते हैं, तो वो कुछ ऐसा ही दिखता है हमेशा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की फॉर्म का होगा, और जिसमें कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब a 0 भाई क्यों नहीं हो सकता, अगर a 0 हो गया, a 0 होते ही ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और यहां पे बचेगा क्या, bx प्लस सी। अब क्या हो रहा है, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितनी रह गई, 1 रह गई, तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहा। तो टू बिगिन विद आप या तो इसको बोलो मत क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर a 0 है, और अगर a 0 नहीं है तो ये कभी भी, अगर a 0 नहीं है तो ये हमेशा क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और अगर बाई चांस a 0 हो गया तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। हो सकता है भाई कि ये यहाँ पे क्या हो जाए, b भी 0 हो जाए, तो ये तो कांस्टेंट ही रह जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन की खास करके आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, इसका आप ध्यान दे देना। Where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0, a polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial।
दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज गोइंग टू बी 3। क्लियर? हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 होती है, उसको आप कहते हो डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? ऑल राइट। The most general form of cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d। भाई आपने स्क्वायर वाले की क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म देखी, अब यहाँ पे क्यूबिक की जनरल फॉर्म आ गई। इसमें भी एक कंडीशन है कि भाई ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए जीरो होते ही ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्यूबिक से हटके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर? वहां पे ए बी सी डी क्या है? रियल नंबर्स हैं और ए जीरो नहीं हो सकता। Now consider the polynomial px x square minus 3x minus 4, then putting x is equals to 2 in the polynomial we get। अब सी कहानी तो हमने पढ़ ली कि भाई px जो होता है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल आपका px से डिनोट होता है, मतलब इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल इन x या फिर इन वेरिएबल x, ठीक है, ऐसे बोला जाता है इसको। फिर आपने एक एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया, लेट्स से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये सब बना लिया, अब क्या करना है भाई? अब वेरिएबल में वैल्यूज डालेंगे ना, वैल्यूज डाल के देखेंगे कि भाई क्या चल रहा है। यहाँ पे कुछ वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू डालेंगे। अब a b c की जगह तो कोई वैल्यू डाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट? ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करते हैं, वो बोल रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन आप मान लो, एक पॉलिनोमियल आप मान लो क्वाड्रेटिक, कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और उसमें आप x की जगह क्या कर रहे हो? 2 वैल्यू पुट कर रहे हो। तो पहली बारी में जब आप 2 पुट करोगे तो x की जगह पे जब आप 2 पुट करोगे तो x स्क्वायर में क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4। अब इसकी ये जो वैल्यू आ गई ना -6, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी p ऑफ 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसे बोला जाएगा कि दिस इज p ऑफ 2। ठीक है, 2 जो वेरिएबल की वैल्यू है उस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है? वो आपकी p2 से डिनोट की जाती है। क्लियर? Obtained by replacing x by 2 in x square minus 3x minus 4 is the value of पूरा expression at x is equals to 2. Similarly, p0 is the value of px at x is equals to 0 which is minus 4। और क्या है भाई? ऐसे ही अगर आपने 2 की जगह 0 डाल दिया तो वो p of 0 हो जाएगा और उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? -4 आ जाएगी। चेक कर लेना चाहे तो आप करके, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी बहुत। If px is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x is equal to k। अब यहाँ पे क्या है भाई? थोड़ा सा बस जनरलाइज कर दिया है कि ज़्यादा कहानी नहीं पढ़नी है हमको, क्यों ही बोर होना है, राइट? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप यहाँ पे पहले आपने 2 ले लिया, फिर आपने 0 ले लिया, फिर आप कुछ और वैल्यू ले लो। तो फिर अब हमने क्या किया है? हम हमेशा मतलब काम चोरी करते हैं, हम सारे वैल्यूज़ को अब एक अलग नंबर से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज k। ठीक है, तो p मतलब आप k जो px जो वैल्यू है, px जो पॉलिनोमियल है, उसमें कोई भी k वैल्यू डालोगे उसको आप बोलोगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू k वेरिएबल पे कितनी है या फिर k कांस्टेंट वैल्यू पे कितनी है, उसको आप डिनोट कर दोगे pk से। क्लियर? और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि भाई यहाँ पे अगर आप -1 पुट करोगे, 4 पुट करोगे इसी एक्सप्रेशन में, तो आपको क्या वैल्यूज मिलेंगी? यहाँ पे आपको मिल रही है 0। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक्सप्रेशन जो आपको दिया है, पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है, उसकी वैल्यू 0 कब हो रही है। अब ये इतना इंपॉर्टेंस का क्यों है वो आगे आपको पता चलेगा, बट अभी यहाँ पे बस ध्यान दो कि यहाँ पे ऐसी 2 वैल्यूज हमको मिल रही हैं जिसपे ये एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। क्लियर? मतलब k की ऐसी 2 वैल्यूज हैं -1 और 4 जिसपे p ऑफ k इज इक्वल्स टू 0 हमको मिल रहा है। As p -1 equals to 0 and p4 is equals to 0, -1 and 4 are called the zeros of the quadratic polynomial। अब यहाँ पे एक नई टर्म आपके पास आ गई कि जब किसी भी पॉलिनोमियल में x की कोई वैल्यू रखने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तब आप उस वैल्यू को, उस x की वैल्यू को आप 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हो।
ठीक है, पॉलिनोमियल जीरो नहीं हो गया, पॉलिनोमियल को कुछ नहीं हुआ है, पॉलिनोमियल की वैल्यू मिली है किसी एक पर्टिकुलर एक्स पे, जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो रही है, जीरो हो जा रही है, तब हम एक्स की उस वैल्यू को क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, ये आपको डेफिनेशन यहां पे दी गई है ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। ऑलराइट, you've already studied in class 9th how to find the zeros of a linear polynomial। अब लीनियर पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म भाई कैसा होता है, एक होता है भाई लीनियर है तो मतलब x की पावर तो 1 है, उससे बड़ी हो नहीं सकती, छोटी का मतलब क्या है, x की पावर 0, दैट मीन्स कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा होगा। क्लियर, ठीक है, अब x की पावर 1 मिल रहा है तो कोई ना कोई तो भाई इसके साथ में भी नंबर होगा, चाहे वो 1 ही हो, है ना, चाहे हम बाद में उसको ना लिखें बट फिर भी मानना तो पड़ेगा। और एक हमने क्या किया भाई, वेरिएबल ऐड कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई आपने पढ़ा है कि ऐसे पॉलिनोमियल का जीरो आप कैसे निकालते हो। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, कि भाई x की कोई वैल्यू निकालनी है और हमें बताना है कि x की किस वैल्यू पे ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो के बराबर हो जाएगा, तो जीरो के बराबर उसको लिख देते हैं। राइट, ऐसे ही तो करते हैं। फिर आप क्या करोगे भाई, x की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप x को आइसोलेट करने की कोशिश करोगे, है ना, तो x को आइसोलेट करते हैं भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, b को इधर भेज देंगे, तो ax इधर रह जाएगा और प्लस का b उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस b, और फिर x को इधर ही रखना है और माइनस b अपॉन a हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे जाके डिवीजन में हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आपकी आ गई। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो कब आती है, वो आती है जब आप x को क्या रख दोगे, माइनस बी अपॉन ए रख दोगे, जहां पे b क्या है, कांस्टेंट टर्म है और a क्या है, आपका x का कोएफिशिएंट है। क्लियर, यही कहानी आपको यहाँ पे भाई बताई गई है कि आपको जब भी लीनियर पॉलिनोमियल का क्या निकालना है, जीरो निकालना है, तो आप सीधा उठा के माइनस बी अपॉन ए कर दो। ठीक है, यहां तक तो भाई आपको यही बताया गया है। अब नीचे देख लेते हैं क्या बोली है कहानी। Thus the zero of the linear polynomial is related to its coefficient। बिल्कुल भाई, ऑब्वियसली बात है, वेरिएबल थोड़ी ना कोई वैल्यू चेंज करेगा, वेरिएबल तो बेचारा ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा या एक्स का एक्स ही रहेगा, उसमें तो कुछ नहीं हो रहा, हम उसमें वैल्यूज डाले जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेंगे उसके कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर एक बार देखते हैं, मान लो एक एक्सप्रेशन लेते हैं 4x प्लस 8। ठीक है, इसका जीरो निकालते हैं, सीधा हमको पता है क्या करना है, हमको माइनस बी अपॉन ए, एक्स की वो वैल्यू देगा जिसपे लीनियर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, तो b क्या है भाई, 8 है, तो माइनस 8 अपॉन 4 एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई भाई। वेरीफाई कर लेते हैं इसको, 4 -2 डालो इसमें x की जगह, कितना आ गया, +8, फिर ये कितना आएगा, -8 +8, भाई कितना आ गया, 0 आ गया, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। राइट, लेकिन उसी जगह पे मान लो मैं ले लेती हूं 10 या फिर 10 नहीं, रुको, अब मैं ले लेती हूं मान लो 5x प्लस 10। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा भाई, जीरो निकालने के लिए सीधा पता है हमको माइनस बी अपॉन ए करना है, दैट मीन्स -10 अपॉन 5, कितना आएगा, -2 आएगा। भाई वैल्यूज डिफरेंट आ रही है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू जो है अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग आती हैं। यहाँ पे आपका कुछ भी कर लो यार, 3x कर लो +9 कर लो, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। समझ रहे हो, -9 अपॉन 3 करेंगे तो -3 आ जाएगी। दैट मीन्स कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो जीरोस की वैल्यू है वो आपके उसके कोएफिशिएंट्स पे डिपेंड करती है, ना कि x पे। ठीक है, x तो चलो जो आएगा वो आएगा ही भाई, वो तो राम आसरे है, लेकिन आपकी जो वैल्यू आएगी वो कोएफिशिएंट्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, डज दिस हैपन इन द केस ऑफ अदर पॉलिनोमियल्स टू। अब वो कह रहे हैं भाई लीनियर की तो ठीक है, लेकिन क्या बाकी सारे पॉलिनोमियल्स जो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इसकी जो कहानी हम पढ़ के आए थे, क्या उनमें भी यही चीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑल्सो रिलेटेड टू इट्स कोफिशिएंट। वो कह रहे हैं क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी फॉर्म हमने पढ़ी है ax² + bx + c, ये भी जो पॉलिनोमियल है इनके जीरोज भी क्या है, कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। In this chapter, we will try to answer these questions. We will also study the division algorithm for polynomials. आगे बढ़ते हैं।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब भाई यहाँ पे हमको पता चल गया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक एक्स की ऐसी वैल्यू होती है जिसपे वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इतना तो हमें पता लग गया, लेकिन ज्योमेट्रिकली उसका मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफ पे वो कैसा दिखता है, ग्राफ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम देखेंगे। You know that a real number k is a zero of a polynomial px if pk is equals to 0. बिल्कुल जी। But why are the zeros of polynomials so important? To answer this, first we will see the geometrical representation of linear and quadratic polynomials and the geometrical meaning of their zeros. अब क्या है, अभी हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। किसमें? ग्राफ्स में। ठीक है, ग्राफिकली हमको लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे दिखेंगे और उनके जीरोस की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम अभी देखने वाले हैं। ऑल राइट, कंसिडर द फर्स्ट अ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी। हमने जनरल फॉर्म में क्या किया हुआ है भाई, ए एक्स प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल, जब भी आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करोगे वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसी भी मिल सकती है, ऐसी मिल जाएगी, ऐसी मिल जाएगी, ऐसी मिल जाएगी। अच्छा, ये तो टेढ़ी हो गई। ठीक है, कैसी भी मिल सकती है। यहाँ पे चले जाओ, ये चले जाओ, ऐसे चले जाओ, किसी भी तरीके की मिल सकती है, लेकिन मिलेगी सीधी लाइन ही जब भी आप क्या करोगे, किसी लीनियर पॉलिनोमियल को आप क्या करोगे, प्लॉट करोगे। फॉर एग्जाम्पल द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब ये y क्या है? y बस हमने वैल्यू मान ली है कि भाई जब x की अलग अलग वैल्यू डालोगे तो पॉलिनोमियल की भी तो कोई ना कोई वैल्यू आ रही है ना, तो बस हमने उसको डिपिक्ट करने के लिए y को ले लिया है। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब हमने क्या किया है, टेबल बनाया है। y की वैल्यू है भाई 2x प्लस 3 और x की वैल्यू हम यहां से लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, y में -2 पुट किया, मतलब y की वैल्यू हमको चाहिए किस पे, -2 पे। समझ आया? y की वैल्यू हमको चाहिए जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक, ऑल राइट, तो ये कितना हो गया, -4 प्लस 3 दैट इज -1। बिल्कुल जी, देखो क्या हो रहा है, -2 पे y की वैल्यू मतलब पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आ रही है वो यहां लिख दी हमने। अब सिमिलरली आप क्या करोगे, 2 पुट कर दोगे, 7। अब यहाँ पे आ गई भाई 2 पे कितनी आ रही है पॉलिनोमियल की वैल्यू, 7 आ रही है। ऑल राइट, अब क्या करेंगे हम, अब हम इस टेबल को यूज करके ना इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। अब ये पॉइंट्स ना आपके दिखते कैसे हैं, देखो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और वाई कोऑर्डिनेट बाद में। 2 7, अब ये नहीं है कि यहाँ पे 2 और 7 -2 और 7 लिख दिया, नहीं, -2 पे 7 नहीं आ रही है वैल्यू, -2 पे -1 वैल्यू आ रही है, तो उन दोनों का पेयर साथ में लिखेंगे। 2 पे 7 आ रही है तो 2 का पेयर 7 के साथ में लिखेंगे। यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है कि -2 पे -1 आ रही है वैल्यू, दैट मीन्स उसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -2, -1, और 2 पे 7 आ रही है तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए 2, 7। अच्छा जी, अब आपने क्या किया भाई, यहाँ पे लाके प्लॉट करते हैं। ठीक, प्लॉट कैसे करते हैं भाई, इसको आप कहते हो एक्स एक्सिस, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ये वाली, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है इसको आप कह देते हो वाई एक्सिस। ठीक है, एक्सिस कुछ नहीं है, एक्स पे आपने एक्स की वैल्यूज के लिए आपने पूरे नंबर्स लिखे हुए हैं और वाई के लिए आपने वाई पे वैल्यूज लिखी हुई है। क्लियर, और कुछ नहीं किया है यहाँ पे, कोई ज्यादा मतलब ऐसे कुछ फैंसी नहीं है, नथिंग फैंसी, बस आप क्या कर रहे हैं, हम इनको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, पहला पॉइंट है हमारा -2, -1। -2 एक्स एक्सिस पे भाई किधर होगा, इधर तो होगा नहीं, इधर तो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। इधर पे आ जाओ, यहाँ कहीं पे भाई -1 -2 मिल रहा है, और -2 की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, -2 पे हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल रही है, -1। तो अब क्या करोगे भाई, ऑब्वियस सी बात है -1 ऊपर तो होगा नहीं, -1 नीचे होगा, यहाँ कहीं पे लाके आपको -2, -1 मिल जाएगा। ठीक, फिर 2, 7 पे आ जाओ भाई, अब 2 यहाँ पे है एक्स एक्सिस में और 7 कहाँ है, यहाँ पे, तो इसको और इसको मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2, 7 मिल जाएगा। ठीक, 2 पॉइंट मिल गए भाई, इनको ज्वाइन कर दो।
दो पॉइंट आपको कौन से मिल गए, एक ये मिल गया और कौन सा मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो हमको मिल गया लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। ठीक, ऑल राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, ये पॉइंट है। ये क्या पॉइंट है भाई, जहां पे ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल किसको टच करे या किसको इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट मतलब काटे, कहां पे करे, एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है पॉलिनोमियल का ग्राफ, वो यहां पे हमारे पास इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की चीज है। ठीक है, मतलब फंडा ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं उसको। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, ये वाली कहानी समझ में आ गई। ठीक है, क्या अब आगे क्या देखने वाले हैं, आगे चलते हैं। From figure 2.1, you can see that the graph of y 2x plus 3 intersects मतलब काट रहा है x एक्सिस को मिडवे, x एक्सिस को मिडवे काट रहा है, किसके मिडवे, -1 और -2 के। अच्छा, क्या ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो यहाँ पे -1 ये रहा, -2 ये रहा, कहीं ना कहीं अंदाजे से हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन अंदाजे से हमें पता चल रहा है कि भाई -1 और -2 के बीच में ही आपका जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये पॉइंट आपका क्या होगा, अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या हो जाता है भाई, वाई की कोई वैल्यू नहीं रहती, नो इज्जत, राइट। तो वाई की वैल्यू कुछ नहीं रहती तो मतलब कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना, लेकिन ये आ गया आपका 0, लेकिन 0 कह रही हूं मैं, एक सेकेंड। तो y की वैल्यू भाई x एक्सिस पे कितनी रहती है, 0 रहती है, यहीं से तो स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी है, 0 है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी हमें मिल रही है, -3/2। तो मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया, -3/2, 0। हमें पता है x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हम पहले लिखते हैं, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं, क्लियर। तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो हो गया -3/2, 0। You also know that the zero of 2x plus 3 is -3/2. See, क्या आ गया भाई, कुछ रिलेशन सा आ गया, कुछ ऐसे कुछ इंटरकनेक्ट सा हो गया बहुत। क्या हो गया भाई, 2x plus 3 अगर हम -b के हिसाब से, -b/a के हिसाब से वैल्यू निकालें, कितना होगा, -3/2। ये तो सेम वैल्यू है x की, -3/2 पे। इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस को जहां पे काटेगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, वहां पे आपको उस पॉलिनोमियल का 0 मिल जाएगा। समझ आया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पॉलिनोमियल का ये है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे काटता है, वाई से हमें कोई मतलब नहीं है, वाई को कहीं भी काटे, काटता ही रहे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है एक्स एक्सिस से, कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे काट रहा है, वो आपका 0 होता है पॉलिनोमियल का। क्लियर, ठीक है जी। Thus, the zero of the polynomial 2x plus 3 is the x coordinate of the point where the graph of y is equals to 2x plus 3 intersects the x axis. अब देखो, अब आप x coordinate कह लो, कुछ भी कह लो, बट अब x axis पे कट कर रहा है तो y तो वहां पे जाहिर सी बात है 0 ही होगा, राइट। तो ठीक है, कह देते हैं x coordinate चाहिए हमको, लेकिन हमें पता है कि x की सीधा हमको वैल्यू उठानी है क्योंकि y तो वहां पे 0 है। ठीक, इन जनरल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b, a is not equal to 0, the graph y is equals to ax plus b is a straight line which intersects the x-axis at exactly one point, namely -b/a, 0। मतलब हर एक लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक्स एक्सिस जो है वो एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, सॉरी, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक जगह पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, और वो पॉइंट हमेशा कौन सा होगा, -b/a, 0। क्लियर, therefore the linear polynomial ax plus b, a not equal to 0, has exactly 1 0। क्या होगा, एक 0 मिलेगा उसको। The coordinate of the point where the graph y is equals to ax plus b intersects the x axis। और वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे हमारा जो ग्राफ है वो किसको इंटरसेक्ट कर दे, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दे। क्लियर, नाउ भाई ये तो क्लियर हो गया हमको, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का तो हमने सारी कहानी देख ली। अब बात करते हैं भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। नाउ लेट अस लुक फॉर द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कंसिडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर -3x -4। अब यहाँ पे क्या भी आपको पूरा टेबल बना के दे रखा है,
ठीक है, ज्यादा मेहनत आपसे नहीं करवा रहे हैं यहाँ पे, क्लियरली आपको बता रखा है कि जब आप x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में ये आप रखते जाओगे तो आपको सब्सिक्वेंटली y की वैल्यूज मिलती जाएंगी, समझ गए। और इन्हीं सारी वैल्यूज को उन्होंने प्लॉट कर दिया है आपके ग्राफ पे, इतना भी आपको काम करके दे दिया है, ठीक है। ऑल राइट, आगे क्या बता रहे हैं, इफ वी लोकेट द पॉइंट्स लिस्टेड अबव ऑन अ ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द ग्राफ, मतलब ग्राफ हमने ड्रॉ किया, मतलब सारे ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या कर दिए, हमने प्लॉट कर दिए। इट विल एक्चुअली लुक लाइक द वन गिवन इन फिगर, मतलब यहाँ पे जो फिगर है इसका दिया हुआ है, ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करके वो इस तरीके का ही दिखेगा, ठीक है। इन फैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब वो यहाँ पे कोई नई चीज बता रहे हैं आपको, एक फैक्ट बता रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कोई भी ले लो जिसमें ए बी सी की आप वैल्यू कुछ भी डाल लो, ए बस जीरो नहीं होना चाहिए। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक करस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज वन ऑफ द टू शेप्स। क्या होता है भाई, जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो आपको दो ही तरीके की शेप मिलेगी। अभी लीनियर की बात करके आए थे तो हमें पता लग गया कि भाई लीनियर का जो शेप है वो तो भाई लीनियर आता है, मतलब एक लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन, कहीं से भी आ सकती है। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो वो दो तरीके की शेप अटेन करता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या तो वो इस तरीके की शेप होगी, ठीक है, u, या फिर इस तरीके की शेप होगी उल्टा u, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करता है कि भाई सीधा u मिलेगा कि उल्टा u मिलेगा, वो डिपेंड करता है a की वैल्यू पे कि a वैल्यू नेगेटिव है या फिर a पॉजिटिव है। और इस तरीके की शेप को आप क्या बोलते हो, आप इस तरीके की शेप को बोलते हो पैराबोला। अब जब ये ऊपर को मिलेगा आप कहोगे अपवर्ड पैराबोला, और जब डाउन साइड पे मूव करा होगा, इसका फेस खुला होगा, उसको आप बोलोगे डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर। अब यहाँ पे क्लियरली देखो इसी तरीके की शेप हमको मिल रही है और इसको हम क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे। और कैसा पैराबोला, अपवर्ड्स पैराबोला। और इससे हम बता सकते हैं कि भाई ये जिस भी, वैसे तो हमें पता है किसका है, लेकिन जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है उसमें ए क्या है, हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि हम अभी यहाँ पे देख के आए हैं कि ए अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है तो आपका अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ बनता है। क्लियर। ऑल राइट, you can see from the table that -1 and 4 are the zeros of the quadratic polynomial। अब देखो इस टेबल में हमको क्या पता लग रहा है, रुको ये सारी काटा पीटी हटा देते हैं जरा। ये जो टेबल है इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, एक तो यहाँ हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है, मतलब -1 और 4 ये क्या है, जीरोज है पॉलिनोमियल के, ठीक है। ऑल राइट, ऑल्सो नोट फ्रॉम द फिगर, अब फिगर दोबारा देखेंगे हम, वो क्या कह रहे हैं कि -1 and 4 आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ y is equals to x square minus 3x minus 4 intersects the x axis। वो कह रहे हैं कि भाई -1 और 4 ही वो पॉइंट्स हैं जहां पे ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को दोबारा कट कर रहा है। दोबारा से मेरा मतलब है पहले हम ग्राफ पढ़ के आए, वहां पे भी एक्स को इंटरसेक्ट कर रहे थे एक्स एक्सिस को, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किन किन पॉइंट्स पे, -1 और 4 पे। और हमें टेबल से ये भी पता चल रहा है कि जो वैल्यू है ना भाई वो किस पे वैल्यू 0 दे रहा है, -1 पे और 4 पे, मतलब -1 और 4 क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। ऑल राइट, कहाँ तक हमने देख लिया, यहाँ तक। The fact is true, this fact is true for any quadratic polynomial। और ये जो फैक्ट है ना भाई ये हर quadratic polynomial के लिए ट्रू होगा। The zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, a is not equal to 0, are precisely the x coordinates of the points where the parabola representing y is equals to x square plus bx plus c intersects the x axis। मतलब आप देखते ही बता सकते हो कि जीरोज कहाँ मिलेंगे उस पॉलिनोमियल के। अगर आपके पास ग्राफ है तो वो मिलेगा आपको जहां पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, उनके आप एक्स कोऑर्डिनेट्स उठा लो, वही आपके उस पॉलिनोमियल के जीरोज हो जाएंगे। From our observation earlier about the shape of the graph ax square plus bx plus c, the following 3 cases can happen। अब देखो जब लीनियर पढ़ा तब तो एक ही सीधी साफ बात थी, कोई बड़ा सिंपल सा आदमी है भाई, लीनियर पॉलिनोमियल, कुछ उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है। लेकिन थोड़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो थोड़ा सा
कलर्स हैं थोड़े से इनके लाइफ में, और वो कलर्स किस तरीके के हैं, वो कलर्स हैं भाई आपके केसेस के तरीके के केसेस ढूंढने के, मतलब केसेस मिलेंगे आपको आगे जाके कि ग्राफ किस किस तरीके के हो सकते हैं। क्लियर? ऑल राइट, पहला केस, हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड ए डैश। यहाँ पे आपको जो ग्राफ दे रखा है भाई, एक एग्जाम्पल अपवर्ड पैराबोला का है, एक एग्जाम्पल डाउनवर्ड पैराबोला का है, लेकिन दोनों में ही एक चीज क्या कॉमन है कि दोनों ग्राफ्स एक्स एक्सिस को क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, नेमली ए डैश एंड ए डैश एंड ए। The coordinates of a and a dash are two zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c। अब यहाँ पे a b c की आप कोई भी वैल्यू डाल लो, जो भी आपको पैराबोला मिलेगा वो जहां जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वही आपके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2, हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट दैट इज एट टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स। मतलब देखो, अब यहाँ पे ऐसे ना देखने में लग रहा है कि वो टेंजेंट वाली फीलिंग आ रही है, देखो है ना, सर्कल पे क्या करते थे हम, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो क्या करता है टेंजेंट, किसी एक सिंगल पॉइंट पे एक कर्व को टच कर रही होती है एक लाइन, वही टेंजेंट होता है। तो वही चीज हो रही है यहाँ पे भी कि देखने में तो लग रहा है कि भाई एक ही पॉइंट पे हो रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें दो वैल्यूज ऐसी मिलनी चाहिए जहां पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसको हम ये कहेंगे कि भाई ये टू कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर पॉइंट, एक के ऊपर एक पॉइंट है, लेकिन है तो दो ही, मानेंगे तो दो ही, चाहे वो एक के ऊपर एक ही हो, चाहे वो सेम ही पॉइंट्स हो। सो द पॉइंट्स a and a dash of case 1 coincide here to become one point a। क्या है भाई, ऊपर जो हमको केस में दो पॉइंट दिख रहे थे a और a डैश, वो अब मिलके क्या बन गए हैं, एक ही पॉइंट बन गए हैं, दैट इज a। The x coordinates of a is the only zero for the quadratic polynomial। बिल्कुल, ये जो पॉलिनोमियल हमको दे रखा है यहाँ पे ये एक ही जीरो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। Here the graph is either completely above the x-axis or completely below the x-axis, so it does not cut the x-axis at any point। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ग्राफ जो है, हम तो तब से चिल्लाए जा रहे थे एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है हमारा जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस हमारी बिल्कुल खाली है, ठीक है। सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो जीरो इन दिस केस। मतलब इस पॉलिनोमियल में कोई भी एक्स की वैल्यू डालो वो कभी भी जीरो नहीं होगा, समझ गए? ऑल राइट, तो इससे हमें ग्राफ से देख के हमें ये पता लगा कि अगर वो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स उस पॉलिनोमियल के पास में एक भी जीरो नहीं है, ठीक। So you can see geometrically that a quadratic polynomial can have either two distinct zeros, बिल्कुल केस 1 कि a डैश मिल रहा है, ठीक है, टू इक्वल जीरोस दैट मीन्स a और a, और नो जीरो, क्या पता एक भी जीरो ना मिले। This also means that a polynomial of degree 2 has at most two zeros। मतलब यहां से हमें पता चलता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके पास अटमोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो जीरोज हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे, या तो जीरो होंगे या एक होंगे या दो होंगे, लेकिन दो से ज्यादा जीरोज नहीं हो सकते। ऑल राइट, नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल टू बी। अब आप बोल रहे हैं कि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी बात कर लेते हैं लगे हाथों, आपने लीनियर की बात कर ली, क्वाड्रेटिक की बात कर ली, लेट अस फाइंड आउट भाई, डिस्कस भी कर लेते हैं उसके बारे में। कंसिडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x। अब आपने क्या किया, एक नया पॉलिनोमियल ले लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 3 है, तो वो क्या बन गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। टू सी व्हाट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x लुक्स लाइक, let us list a few values of y corresponding at a few values for x as shown in the table। अब जैसे हमने ऊपर टेबल बना के दिया था भाई हमको, है ना, काम हमारा आसान कर रहे हैं, ऐसे ही हमको यहाँ पे एक बना के दे दिया है टेबल कि भाई आप 2 रखोगे, -2 रखोगे, -1 0 और 1 और 2 रखोगे तो आपको ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी y की। क्लियर? लोकेटिंग द पॉइंट्स ऑफ द टेबल on a graph paper and drawing the graph, we see that the graph of y is equals to x cube minus 4x actually looks like the one given in figure। अब कैसा दिखता है भाई, ऐसा दिखता है कुछ कुछ, अगर आप ये वाली जो टेबल की सारी वैल्यूज हैं उनको प्लॉट कर दो।
We see from the table above that -2, 0 and 2 are zeros of the cubic polynomial x cube minus 4x. क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. -2 पे हमको 0 मिल रहा है, 0 पे 0 मिल रहा है और 2 पे भी 0 मिल रहा है. मतलब ऐसी यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज मिल गई जिसपे क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कितनी हो रही है? 0 हो रही है. All right. Observe that -2, 0 and 2 are in fact the x coordinates of the only points where the graph of y intersects the x-axis. वही बात आ गई घूम फिर के कि भाई ये 3 जो पॉइंट है जिसपे y की वैल्यू हमको 0 मिल रही है वो वही 3 पॉइंट हैं जहां पे ग्राफ जो है वो क्या कर रहा है? x-axis को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. Since the curve meets the x-axis in only these 3 points, the x coordinates are the only zeros of the polynomial. अब देखो ध्यान से देखो, ये ग्राफ जो है ये ऊपर को जा रहा है भाई, ठीक है, इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि ये नीचे आने वाला है वहां से. तो दोबारा से वापस आके तो भाई एक्स एक्सिस को ये नहीं कट करेगा, राइट? ये चीज तो नहीं होगी. और ना ये नीचे से ऊपर आएगा जो इसको यहाँ से ये कट कर दे, ऐसा भी नहीं होने वाला. तो मतलब हमें दिख रहा है कि ऐसे सिर्फ 3 पॉइंट्स मिलेंगे इस ग्राफ के जो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं. दैट मीन्स इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास में सिर्फ 3 ही क्यूबिक जीरोस हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते. क्लियर? लेट अस टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स. कंसिडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. वी ड्रॉ द ग्राफ्स. दोनों के हम ग्राफ बनाएंगे. क्या ले लिया भाई हमने? एक ले लिया एक्स क्यूब और एक ले लिया हमने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. ये दो ग्राफ ले लिए कि भाई एक तो आपको ये दिख गया भाई एक्स क्यूब का और ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. यस, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ. ठीक है, दोनों ही आपके कैसे हैं भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं. क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है. अब हमने देखा कि भाई जो भी ग्राफ है वो जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट करता है वो ही जीरोस होते हैं. तो यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि भाई एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है. ये दिख तो रहा है हल्का सा, बट आई गेस इतने वैल्यूज तो हम नहीं कंसिडर करने वाले हैं, होल नंबर पे ही बात करेंगे अभी फिलहाल. अगर मैं सिर्फ इस नंबर को देखूं, मतलब एक्सप्रेशन को देखूं, तो अगर मैं इसको 0 रखना चाहूं तो x की क्या वैल्यू रखूंगी कि एक्स क्यूब 0 हो जाए? 0 के अलावा ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो एक्स क्यूब को 0 बना दे. ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे कोई और नंबर आएगा, 0 नहीं आएगा. वही चीज तो हो रही है यहाँ पे. ये सिर्फ 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को. अब इसको देख लेते हैं. ये क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. भाई ये कब होगा 0? एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल लो. यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 1. दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है? दोनों में से एक 0 है या दोनों 0 है. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर 0. इसका मतलब तो है कि भाई x की वैल्यू 0 है और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, मतलब x की वैल्यू कितनी है? 1 है. भाई यही चीज तो हो रही है यहाँ पे. ग्राफ जो है वो या तो 0 पे कट कर रहा है और या फिर 1 पे कट कर रहा है. क्लियर? ऑल राइट, आगे देखते हैं. नोट दैट 0 इज द ओनली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब. 0 ही एक ऐसा 0 है पॉलिनोमियल का. कौन से पॉलिनोमियल का? एक्स क्यूब का, जहां पे ग्राफ जो है एक्स क्यूब का एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. क्लियर? Also from figure 2.7 you can see that 0 is the x coordinate of the only point where the graph intersects the x axis. सिमिलरली क्या हो रहा है? इसी फंडे के साथ में हमें पता चल रहा है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसके सिर्फ 0 and 1 आर द एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स जो क्या कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे इन दोनों पॉइंट्स पे. From the examples above, we see that there are at most, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 zeros मिलेंगे किसके? क्यूबिक पॉलिनोमियल के. In other words, any polynomial of degree 3 can have at most 3 zeros. मतलब अगर हम दूसरी भाषा में बात करें, भाषा या स्टेटमेंट में बात करें, अलग शब्दों का प्रयोग करें, दैट मीन्स कि अगर कोई भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके पास या तो 0 या 1 या 2 या 3, बस इतने ही जीरोस हो सकते हैं, इससे ज्यादा जीरोस उसके पास नहीं होंगे. एक रिमार्क आपको बताया गया है. इन जनरल, गिवन अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, the graph of y is equals to px
intersects the x axis at most n points। हमको भाई जनरलाइजेशन बहुत पसंद है। अभी तक हम 1 2 3 पे बात कर रहे थे, अब उसके आगे ना जाके हम जनरलाइज कर दे रहे हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है तो हमारे पास n ही ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या करेंगे, आपको x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब n नंबर ऑफ जीरोस ही आपको मिलेंगे उस पॉलिनोमियल के। ऑलराइट, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9, ये नीचे वाला ग्राफ ही है। बिलो ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स, वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। स्पेसिफाई नहीं करा है कि पी एक्स कैसा पॉलिनोमियल है, नंबर नहीं बताया है, कोफिशिएंट्स नहीं बताए, कुछ भी नहीं बताया है, बस पी एक्स बता दिया है भाई हमको कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और आपको उन सारे पी एक्सिस के अलग अलग पी एक्सिस के ग्राफ दिए हुए हैं। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। भाई क्या है, सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, हमको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं पी एक्स के। ठीक है जी, पहला देखते हैं। ये ग्राफ आया भाई यहाँ से, कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। अब कंफ्यूजन में, जल्दीबाजी में ये भी हो सकता है कि y को भी मार्क कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको ध्यान रखना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम सिर्फ तब कहते हैं जब आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे कट करे, तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है जी, अब ये आ गया भाई आपको। अब एक अच्छा, हाँ एक चीज तो रह गई हमारी, ये ग्राफ देखो जरा, दोनों ग्राफ्स में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, दिख रही है बिल्कुल। ये कुछ इस तरीके का शेप है, इस तरीके का शेप। इसमें यहाँ पे बीच में थोड़ी लहर ज्यादा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे कर्व ज्यादा मिल रहा है हमको, लेकिन मोटा मोटा देखे तो शेप एक ही है। तो इसमें एक एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें एक्स क्यूब जैसा कोई टर्म हो, तो उसका जो ग्राफ होता है ना वो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, लेकिन एक्स क्यूब ही होना चाहिए, एक्स की पावर 4 नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट जो डिग्री है, हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तब आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके का दिखता है। और स्क्वायर में तो हम देख के आई थे भाई क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो या तो अपवर्ड पैराबोला होता है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे भाई क्या हो रहा है, देखो ये हमको डाउनवर्ड पैराबोला दिख रहा है, तो है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, लिख लेते हैं भाई, शो ऑफ भी तो करना है, थोड़ा पढ़ के आए हैं तो, राइट। अब यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस आपका 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपके n कितने हो गए, 2 हो गए, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 2। अब देखो ये जो घुमावदार इस तरीके का जो हम शेप देख के आए वो कैसा है, हमें पता है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का शेप है। तो थोड़ा सा शो ऑफ कर लेते हैं भाई कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और कितनी जगह पे काट रहा है, 3 जगह पे। तो इसका आंसर हो जाएगा n इक्वल्स टू 3। वैसे भी हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा से ज्यादा 2 मिलते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा 3 मिलते हैं। ये देखो जी, ये है आपका लीनियर, सीधी लाइन दिख रही है, लीनियर ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल है। चटकी भी बन सकते हैं कुछ बच्चे, क्या चटकी बनेंगे कि 2 हो गए भाई n इक्वल्स टू 2। नहीं जी, गलत है। क्यों, क्योंकि हमने बात करनी है कि भाई एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, वो तो एक ही जगह पे कट कर रहा है, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 1। और फैक्चुअली भी हमको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसके पास ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरो होगा। ये भाई शेप दोबारा से देखो क्या मिल रही है हमको, पैराबोला मिल रही है। ठीक है, अब हम तो विजुअली जाएंगे, है ना, हम ज्यादा अभी ज्ञान नहीं देंगे यहाँ पे। हम क्या करेंगे भाई, n इक्वल्स टू 1 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ग्राफ से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ही पॉइंट पे जो ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि ये जो भी वैल्यू है, मान लो 2 है, ये हो सकता है 2 बार रिपीट हो रही हो, मतलब x इक्वल्स टू 2 2, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी हम फिलहाल जो हमको दिख रहा है हम उसी पे बात करेंगे, समझ गए। तो n इक्वल्स टू 1, और ये हमें पता है कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया और हमने n इक्वल्स टू 1 लिख दिया। नंबर ऑफ जीरोस तो भैया एक है, लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, कम भी तो हो सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि n इक्वल्स टू 1 है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आ जाओ भाई, ये तो कुछ अलग ही तरीका है कि ये तो अभी हमने देखा नहीं है। ठीक है, नीचे से स्टार्ट हुआ, एक लहर, दूसरा लहर, ये तो बहुत ज्यादा लहर है। देखो यहाँ पे हमने देखा कि इसी तरीके की शेप आनी चाहिए,
थोड़ा कम लहर हो जाएगा तो ये चीज आ जाएगी। ये तो क्यूबिक है, लेकिन ये जो शेप है वो किसी भी तरीके से क्यूबिक में तो फिट नहीं हो रही है, ना ही पैराबोला में फिट हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ज्ञान, हमारा शो ऑफ करने का जो अवसर है वो हमारे पास उतना नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास। तो हम सीधा क्या करेंगे, बस ये बता देंगे कि भाई ग्राफ जो है वो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज, जिस भी पॉलिनोमियल की यहाँ पे बात हो रही है उसके पास नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 4 जीरोज हैं। क्लियर? ऑल राइट। इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड आई थिंक आपका एक एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, सेम चीज है, क्यों पढ़ना है ऊपर। स्टार्ट करते हैं सीधा। भाई स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमको, तो मतलब लीनियर है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, क्या एक्स एक्सिस को कहीं पे भी ये ग्राफ कट कर रहा है, नहीं। दैट मीन्स n इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। ठीक है जी, ये एक जैसी लहर दिख रही है भाई, लग तो ये क्यूबिक रहा है हमको, लेकिन ये कितनी जगह पे वो कर रहा है इंटरसेक्ट, एक ही जगह पे कर रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1 हो गए। भाई अब यहाँ पे दोबारा से वो चीज आ गई कि ये क्यूबिक लग रहा है हमको, है ना, सिमिलर सी शेप है। तो 1, 2 और 3, ये भाई फैक्चुअली भी करेक्ट हो गया जो हम अभी पढ़ के आए थे कि भाई 3 जीरोज होते हैं क्यूबिक पे। ठीक, ये जी हमको मिल गया अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला का मतलब क्या है कि जो भी ये पॉलिनोमियल होगा इसमें ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये बताने की हमें यहाँ बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम पढ़ के आए हैं तो हम शो ऑफ करेंगे थोड़ा सा। और ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 पे कर रहा है, जो कि फैक्चुअली भी करेक्ट है, क्वाड्रेटिक है ये। ठीक है जी, यहाँ पे भाई यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं, ये किसी भी ग्राफ को रेजेंबल नहीं कर रहा जो हम पढ़ के आए हैं। तो हम सीधा सीधा भाई बस ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस को ये कितनी जगह पे काट रहा है। दैट इज एक मिनट, दैट इज n इक्वल्स टू 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इस ग्राफ के पास या इस पॉलिनोमियल के पास, 4। भाई ये भी ऐसा सही दिख रहा है हमको, ठीक है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कहने को भाई हो सकता है कि 3 पॉइंट मिल रहे हैं तो ये क्यूबिक है, लेकिन हमें पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा नहीं दिखता है। तो आप बस यहाँ पे लिखोगे कि नंबर ऑफ जीरोस इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के पास कितने हैं, 3 है। क्लियर? तो आई गेस अब इतना तो हमको समझ में आ ही गया है कि हम ग्राफ देख के बता सकें कि उस पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोस हैं। और अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो हम फटाक से बता देंगे भाई लीनियर है। अगर हमें कुछ इस तरीके के पैराबोलाज मिल रहे हैं तो हम फटाक से बताएंगे कि भाई क्वाड्रेटिक है। और अगर हमें, एक सेकेंड, और अगर हमें इस टाइप का कोई भी शेप मिलता है, ये, ठीक है, या फिर ये इस टाइप का कोई भी शेप मिलता है, वो आपका किसका ग्राफ होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। इतना तो अब हम बता ही सकते हैं। और ये वाले ग्राफ जहां जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे, जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, उतने नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल्स के पास होंगे। क्लियर? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपकी बात हो रही है अगले कॉन्सेप्ट की। अभी तक तो हमने देख लिया भाई लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, और कौन सा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इन तीनों के बारे में हमने देखा कि इनके जीरोस कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं जब हम ज्योमेट्रिकली उनको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास में कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो एक जगह पे एक लाइन आई थी, वो बोल रहे थे कि क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स भी जो हैं वो क्या करते हैं, जीरोस को इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा खासा बना बनाया रिलेशन भी है जिसको हम अभी पढ़ेंगे, जिस पे अभी खूब सारे क्वेश्चंस भी करेंगे हम। ऑल्सो 2 ही फंडे हैं इसमें, 3 क्यूबिक वाले के लिए भी है, बट वो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। बट फॉर्मूला हम फिर भी डिस्कस करेंगे, सो दैट मान लो कुछ आ भी जाता है उससे रिलेटेड तो आप एकदम से, यू नॉट टेकन अबैक बाय द, एकदम से आपको सरप्राइज ना फील हो। ठीक है, तो पहला वो देखते हैं फॉर्मूला, कि पहला बोला है सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अब ये अल्फा और बीटा देख के घबराना नहीं है, बस डिपिक्ट कर रहे हैं किनको, जीरोज को। अल्फा, मान लो कोई भी आप एक पॉलिनोमियल ले लो, जैसे यहाँ पे अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो आप कैसे डिनोट करते हो, जनरल फॉर्मूला है उसका ax की पावर 0, सॉरी ax की पावर स्क्वायर 2 प्लस bx प्लस c, जहां पे a जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। और हम इनके मान लेते हैं, लेट द टू
जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये आपने दो जीरोज मान लिए। अब हम रिलेशन पढ़ लेते हैं, पहले तो एकदम से लग रहा था क्या पढ़ रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा, जब भी आप दो जीरोज जो आपको मिले हैं इनको ऐड करोगे तो ये किस फ्रैक्शन के बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस बी अपॉन ए। और ये माइनस बी अपॉन ए कहां से आएगा, यहां से आएगा। बी आएगा भाई यहां से, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, और ए आएगा यहां पे, मतलब सेकंड लार्जेस्ट जो भी आपका वेरिएबल का वो है पावर है उसका कोएफिशिएंट इज गोइंग टू बी बी, और लार्जेस्ट पावर का कोएफिशिएंट इज गोइंग टू बी ए। क्लियर, यहाँ पे आपको रिलेशन मिल जाएगा दैट सम ऑफ जीरोस, जब भी आपको अल्फा और बीटा मिल गए इनको ऐड करोगे वो आपका बराबर हो जाएगा बी अपॉन ए माइनस ऑफ बी अपॉन ए के। दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस का साइन लगा के। दूसरा रिलेशन आपको गिवन है दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। यहाँ पे अब भाई ए की बात हो गई, बी की बात हो गई, अब सी को अकेला थोड़ी ना छोड़ देंगे, सी को भी लेके आएंगे। तो सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, उसको आप लिखोगे ऊपर, और यहाँ पे नीचे दोबारा से ये याद रखना है कि भाई जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट मीन्स ए है, वो हमेशा नीचे ही आता है। पहले आपने नेगेटिव की बात यहाँ पे कर चुके हो तो यहाँ पे अब नेगेटिव नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ये सारी चीज हटा के बात करें तो दो ही फॉर्मूले काम के हैं बस, यहाँ पे ये सब हटा दो। सिंपल है कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी बाय ए के बराबर होगा, और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा हमेशा सी बाय ए के बराबर होगा। ठीक है, बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये आपका सम है, ये आपका प्रोडक्ट है। समझ गए, बस इतनी सी बात है, अप्लाई करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। हमको क्या करना है, पहले तो भाई जीरोस निकालने पड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमको जो अभी हम कहानी पढ़ के आए हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है भाई, स्टेप नंबर 1 कहता है कि पहले तो भाई फाइंड द जीरोस। क्या करेंगे, पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अच्छा, अब एक बात ध्यान दो, आपको याद होगा कि यहाँ पे हम जीरोस कैसे निकालते हैं, एक फंडा यूज करते हैं जिसको आप कहते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिट करना है और कैसे करना है, मिडिल टर्म मतलब हमेशा x का कोएफिशिएंट वाली मतलब x वाली टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म अब ये नहीं है कि मान लो मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 7x लिख दूं तो आप 10 को स्प्लिट करते बैठोगे, नहीं, स्प्लिट हमेशा x को ही करेंगे, x वाली टर्म को ही करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो चीज है ना वो किसके रिलेशन में है, वो है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म की रिलेशन में, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऑल राइट, ठीक है जी, अननेसेसरी चीजों को हटा देते हैं यहाँ से, ये भी हटा देते हैं, ये तो पता ही है अब हमको। ठीक है, ऑल राइट, अब स्प्लिट कैसे करना है, आपको स्प्लिट ऐसे करना है कि आप x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लो और कांस्टेंट टर्म लो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे इस केस में क्या होगा, 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है 10 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया भाई 10 आ गया। ठीक, फिर इनके क्या करो, फैक्टर्स लिख लो। 10 के कितने कितने फैक्टर्स हैं, 1, 2, 5 और 10, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इनमें से ना कोई भी ऐसे फैक्टर्स उठाने हैं जिनका प्रोडक्ट तो यही आए, यही प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 और 10 ले लूं यहां से, तो क्या मैं 1 और 10 को 10 प्लस 1, 10 माइनस 1 कुछ भी कर लूं, या फिर 1 माइनस 10 करूं या 1 प्लस 10 करूं, मुझे हमेशा आंसर क्या मिलेगा,
11 9 माइनस 9 11, लेकिन मुझे 7 जैसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है जी, अब दूसरी चीज ट्राई करते हैं। अब देखते हैं 2 और 1 को। 2 प्लस 1 करके 3 आ रहा है, 2 माइनस 1 करके 1 आ रहा है, 1 माइनस 2 करके -1 आ रहा है, और 3 दोबारा आ जाएगा, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो भाई अब आपको सीधी सी बात है, ये इतनी कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा ऐसे दो टर्म्स उठाने हैं जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो है आपके 7 के बराबर आए। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स बीच में दिख रहे हैं जिनको ऐड करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, मिडिल टर्म मिलेगा। अब यहाँ पे मान लो कि 3 होता, 3x होता, तो मैं उसको कैसे करती, 5 माइनस 3 करती, समझ गए, सॉरी 5 माइनस 2 करती तो 3 मिल जाता, समझ गए। अब मेन बात आती है, ये तो छोटे नंबर्स हैं, इस पे तो मुझे पता लग रहा है कि भाई मैंने 5 और 2 को उठाया और मेरा काम बन जाएगा। मान लो बड़े नंबर्स हैं जिसमें मुझे आइडिया नहीं लग रहा कि क्या करना है, तो ये कैसे पता चलेगा कि दोनों नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो यहां से पता लगेगा कि भाई अगर ये दोनों जो नंबर्स हैं इनमें से एक भी नेगेटिव है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन करके ही मिडिल टर्म मिलेगी, एडिशन करके नहीं मिलेगी, समझ गए। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो एडिशन करके मिलेगी, क्यों, क्योंकि जब -1 और -10 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर एक भी नेगेटिव है तो -10 आएगा, या फिर -10 इंटू 1 करेंगे तो भी -10 आएगा। मतलब अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो मिडिल टर्म जो है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट करके मिलेगी, और अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो मिडिल टर्म जो है वो हमेशा ऐड करके फैक्टर्स को मिलेगी। क्लियर, ऑल राइट, ठीक है जी। अब इतना हमको समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 7x लाना है, क्या करके, एडिशन करके। क्यों, क्योंकि हमारा जो 10 और 1 का प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे मान लो -7x होता, चलो वो छोड़ो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इससे आप और कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल लिखते हैं, यहाँ पे 7x लिखना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, 5x प्लस 2x प्लस 10। भाई यहाँ पे हो गई मेरी मिडिल टर्म स्प्लिट। अब स्प्लिट करने से मुझे फायदा क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा कि मैं x पहले दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लूंगी, x प्लस 5। फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से 2 निकाल लो, 2 ही निकाल सकते हैं कॉमन क्योंकि 10 के पास x तो है नहीं, तो 2x में से 2 निकाल लिया, x बचा, और 10 में से 2 निकाल लिया, 5 बचा। दैट मीन्स अब क्या करोगे, x प्लस 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 5 को निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, इस टर्म में x प्लस 5 निकाल लिया तो x बचा, यहां से x प्लस 5 निकाल लिया तो कितना बचा, 2 बचा, समझ गए। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे भाई, हमें जीरोस निकालने थे, तो मतलब मुझे इस पूरे टर्म को क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो मतलब क्या होगा, या तो दोनों 0 है या उनमें से एक 0 है। तो पहले वाले को अगर हम पुट करेंगे 0 के बराबर तो मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू -5, और अगर दूसरे वाले को करेंगे तो मिल जाएगा मुझे x इज इक्वल्स टू -2। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मुझे पता है कि इसके दो ज़्यादा से ज़्यादा दो ही जीरोस मिल सकते हैं, तो मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, -5, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि हमें जो रिलेशनशिप हम यहाँ पढ़ के आए हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय a, इसको हमें वेरीफाई करना है, समझ गए। तो अल्फा और बीटा तो हमने लिख दिया, अब हम a और b और c भी लिख देते हैं। a कितना हो जाएगा भाई, x का कोफिशिएंट 1, b कितना हो जाएगा 7, और c कितना हो जाएगा 10। ठीक, पहला रिलेशन, पहला क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर होगा, -b बाय a के। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा ऐड करो भाई, माइनस सेकेंड -5 -2, मतलब प्लस -2, ओहो सारे मिट गया, एक सेकेंड, -5 प्लस -2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, b कितना है भाई यहाँ पे 7,
और a कितना है 1, तो -5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2, यहाँ पे कितना आएगा -7, -7 इक्वल्स टू -7। पहला रिलेशन तो भाई हो गया प्रूफ। क्लियर? ठीक है जी, सेकंड वाले की बात करते हैं। प्रोडक्ट दैट मीन्स अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट कितनी आएगी, -5 इंटू -2 इक्वल्स टू सी बाई ए, दैट मीन्स 10/1। -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया 10 इक्वल्स टू 10। भाई ये वाला रिलेशन भी हो गया हमारा वेरीफाई। मतलब जो जीरोस की वैल्यू हमने निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है, कोई गड़बड़ नहीं करी हमने। दैट मीन्स हमारा रिलेशन जो निकला जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में वो भी आपका सेटिस्फाई हो गया। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। Find the zeros of the polynomial x square minus 3. Verify the relationship between the zeros and the coefficients. वही काम करना है दोबारा से, फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाई। जीरोस निकालने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, है ना। जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 ही तो रखना पड़ेगा पी एक्स को। अब हमें पता था कि भाई हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है, लेकिन यहाँ तो सरप्राइज हो गया कि हमारे पास मिडिल टर्म यहाँ पे है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मिडिल टर्म वो टर्म होती है जो एक्स की कोफिशिएंट होती है, या फिर एक्स वाली टर्म पूरी मिडिल टर्म होती है। तो यहाँ तो है ही नहीं, ये तो सिंपल हो जाएगा। क्यों? कैसे हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज लिख लो। क्या मैं 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि √3 मल्टीप्लाइड √3 क्या होता है, 3। ठीक, ऑल राइट। अब ये तो भाई हमेशा कोई भी किसी से भी पूछ लोगे, कभी भी राह चलते भी पूछ लोगे तो बता देगा कि ये किसका फॉर्मूला है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। समझ गए? यही फंडा हम यहाँ लगा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, या फिर ऐसा करो सीधा ही लिख देते हैं ना इसको, थोड़ा जगह बच जाएगी हमारे लिए। ये आपका इसके बराबर होगा, मतलब x माइनस √3 और x प्लस इक्वल्स टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो दोनों 0 है या फिर एक 0 है। दैट मीन्स x की वैल्यू मिल गई मुझे √3 माइनस का, और x की वैल्यू मिल गई मुझे प्लस √3। समझ गए? तो जीरोस तो भाई यहाँ पे मुझे मिल गए। ठीक है, अब थोड़े दूसरे कलर से ट्राई करते हैं, ब्लू से कर लेते या पर्पल से कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई करना है। अल्फा की वैल्यू है √3, बीटा की वैल्यू है -√3। हमें पता है फर्स्ट केस, अच्छा ए बी सी डी भी लिख ही लेते हैं, डी नहीं है सॉरी, ए कितना है भाई, एक्स स्क्वायर है 1 है। बी कितना है, एक्स की तो टर्म ही नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस बी एक्स माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे हम बता दें कि भाई बी 0 है, तो बी 0 होते ही क्या हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो मतलब हमारा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो वापस आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। मतलब बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है, और 3 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, सॉरी सी की वैल्यू कितनी हो गई, एक सेकेंड, सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 3 हो गई। ठीक, तो पहला हमको बताया है कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a। सम ऑफ जीरोस निकाल लो, √3 प्लस -√3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0/1। ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। भाई पहला रिलेशन तो हो गया वेरीफाई। ठीक है, √3 माइनस √3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड, प्रोडक्ट इक्वल्स टू c बाय a। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी √3 इंटू माइनस ऑफ √3, दैट इज, अच्छा 3c की वैल्यू माइनस में, c की वैल्यू कितनी है, -3/1। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, और माइनस का 3 बचा, और यहाँ से भी -3। तो भाई यहाँ पे भी आपका जो रिलेशन है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल नहीं दिया है, इससे पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, पॉलिनोमियल यहाँ पे नहीं दिया है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला वाला जो दिया है वो क्या है, वो सम है दोनों जीरोस का, और दूसरा वाला जो दिया है वो क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर। और अब हमको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो ज्यादा घबराना नहीं होता है ऐसे क्वेश्चंस में, हमें सिंपल ये लिखना है कि हमें क्या पता है। ठीक, पहला हमें बताया गया है कि सम ऑफ जीरोज कितना है, -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताया गया है हमें 2। अब हमें पता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। दैट मीन्स -b/a इक्वल्स टू 3/1, -3/1 है ना, लिख सकते हैं ना -3/1, -3 को। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है अल्फा बीटा इक्वल्स टू हमको दिया गया है c/a/2/1, तो दैट मीन्स c/a इक्वल्स टू 2/1 हो गया। ठीक है जी, क्या हम यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है, तो दैट मीन्स हम डायरेक्ट रिलेशन रख सकते हैं यहाँ से कि a की जो वैल्यू है वो 1 आ रही है, b की जो वैल्यू है वो यहाँ से 3 आ रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -b है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और c की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 2 आ रही है। समझ गए। अब a पता लग गया, b पता लग गया, c पता लग गया, सीधा इक्वेशन रखेंगे हम, तो px की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आएगी, 1x² प्लस 3x प्लस c मतलब 2, होल्ड करें 2। तो दैट मीन्स px जो है, जिसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको -3 और 2 दिए गए हैं, वो ये पॉलिनोमियल है, दैट इज x² प्लस 3x प्लस 2। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और है, क्या, कि हमें एक ना डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। अब बोलोगे मैम जब पता ही था तो क्यों इतना सारा हमने माथापच्ची किया, यहाँ पे करा कुछ नहीं है, बट फिर भी प्रोसेस भी पता होना चाहिए चीजों का। ठीक है, यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है तो आप स्ट्रेट अवे क्या लिख सकते हो, पॉलिनोमियल लिख सकते हो, और वो फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x मल्टीप्लाइड बाय, मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ गए, सीधा वैल्यूज पुट करनी है, कुछ नहीं करना, बस इस माइनस साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले को यूज करके हम अपना पॉलिनोमियल लिखें तो क्या मिलेगा हमको, px इक्वल्स टू x² तो भाई एज इट इज लिखना है, माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया भाई, -3, दैट मीन्स -3 आ जाएगा यहाँ पे, और x आ गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 2 है, तो यहां से आ गया x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 विच इज नथिंग बट जो हमने px निकाला। क्लियर, तो ये भी फॉर्मूला है भाई, ये ज्यादा सिंपल पड़ता है वैसे तो, कोई भी आप मेथड कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अभी इसमें एक चीज और आएगी, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ रही है दोनों जगह पे, कभी कभी डिफरेंट आ जाती है, तो क्या करना पड़ता है, आप दोनों जगह पे इनको इक्वेट कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये फंडा सही लगता है, ये वाला लगाओ, ये लगता है ये वाला लगाओ, मार्क्स दोनों में इक्वल मिलेंगे, कोई इसमें डिस्पैरिटी नहीं है कि भैया आपने इसको यूज किया तो आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे या इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर, ऑल राइट, ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जाहिर सी बात है क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हमको पता है, 3, तो यहाँ पे 3 आप ग्रीक लेटर्स भी लेने पड़ेंगे, ग्रीक सिंबल्स लेने पड़ेंगे जीरोस को डिपिक्ट करने के लिए, तो वही चीज उन्होंने करी है यहाँ पे, इन्होंने अल्फा बीटा और गामा, पहले हमने अल्फा और बीटा लिया था, अब हम अल्फा बीटा और गामा ले रहे हैं, उनके रिलेशंस कुछ इस तरीके से बताए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप प्रैक्टिस में कर लीजिए, वैसे ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड फिलहाल नहीं है, तो फटाफट से जाते हैं हम एक्सरसाइज। क्लियर, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। अब फटाफट से करते हैं भाई पहले क्वेश्चन को, क्या दिया गया है हमें यहाँ पे, x² माइनस 2x माइनस 8, ये आपको दिया गया है पॉलिनोमियल। क्या करना पड़ेगा भाई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी पड़ेगी, क्या करने के लिए, जीरोस निकालने के लिए। अब यहाँ पे -8 और 1 मिल रहा है मुझे,
ठीक है, हमें पता है कि सी और ए का जो प्रोडक्ट है उसको यूज करके, उन फैक्टर्स को यूज करके मुझे मिड टर्म बनानी है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, -8, ठीक है, क्योंकि -8 इंटू 1 तो -1 आ जाए, -8 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे भाई, या फिर माइनस हटा दो यहाँ से, अभी माइनस बाद में लगा लेंगे। हमें इतना पता लग रहा है यहाँ से कि हमें क्या करना है ना, क्योंकि नेगेटिव है ना, प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब हमें सब्ट्रैक्शन करके वैल्यू लानी है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। मतलब 8 फैक्टर्स क्या क्या हैं, 4 2 1 8। भाई 2 कैसे आ सकता है, 4 -2 आ गया, कुछ ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। 8 को हम लाए क्यों, 8 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके ही तो लाना, इतना तो हमें क्लियर है। लेकिन 8 और 4 को सब्ट्रैक्ट करके तो मुझे 4 ही मिलेगा, 4 और 1 को यूज भी नहीं कर सकती मैं, क्यों, क्योंकि 4 और 1 का तो प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा 8, राइट। अब यहाँ पे देखो, आप 4 2 को यूज कर सकते हो या तो, या फिर 8 और 1 को यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि -4 4 और 2 को यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि -4 इंटू 2 करके -8 मिल जाएगा, और 4 इंटू -2 करके भी -8 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 और 1 को यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 2 और 1 को यूज करते ही आपको 2 इंटू 1 कभी भी 8 नहीं मिलेगा। तो प्रोडक्ट उन दोनों फैक्टर्स का ओरिजिनल प्रोडक्ट के बराबर ही आना चाहिए जिनको आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए यूज करना चाहते हो। क्लियर, ऑल राइट। क्या क्या हटाना है, ये हटा दिया, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे क्लियर पता लग गया कि हमें क्या यूज करना है, 4 और 2 यूज करना है। लेकिन 4 -2 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें -2 चाहिए यहाँ पे। दैट मीन्स हमें -4 + 2 यूज करना पड़ेगा, समझ गए। दैट मीन्स x² -4x + 2x -8 = 0। x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x -4 + 2, 2 कॉमन ले लेंगे भाई, 2x में से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x, 8 में से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 4, x -4 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x + 2, दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से तो वैल्यूज मिल जाएंगी, x = 4 और x = -2। ये मिल गई भाई हमको अल्फा और बीटा की वैल्यूज, ठीक है। अब फटाफट से हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेते हैं भाई। सम इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 - 2, 4 + -2 इक्वल्स टू किसके आना चाहिए, -b/a के। -b/a कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, -b, b की वैल्यू है -2, मतलब -2 अपॉन a की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, सम की वैल्यू आ रही है 2, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ये हो गया भाई वेरीफाई, समझ गए। वैसे ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग हो गया देखने में ना, इसको थोड़ा LHS RHS वाले फंडे से लिख देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सम इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। LHS यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 + -2, ठीक है, और RHS आपका हो जाएगा -b/a, दैट इज -2/1। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, दिस इंप्लाइज दैट LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट आता है भाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल्स टू LHS नहीं लिखेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट लिखेंगे सीधा पहले। प्रोडक्ट आएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, यही होता है रिलेशन प्रोडक्ट वाले का। तो अल्फा इंटू बीटा LHS लिखते हैं पहले, दैट विल बी 4 इंटू -2, दैट इज -8। RHS कितना आएगा, RHS क्या है, c/a, तो c कितना है भाई हमारा -8, तो -8/1, दैट इज -8, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आ गया भाई, समझ गए। ठीक है, तो पहले वाले जो क्वेश्चन है उसका तो हमने भाई रिलेशन क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो यहाँ पे, ठीक है, ऑल राइट। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 4s² - 4s + 1
इक्वल्स टू 0। स्प्लिट करेंगे भाई मिडिल टर्म, किस किस को यूज करना है, 4 और 1 को। 4 इंटू 1 कितना होता है, 4। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो मतलब मुझे जो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है वो ऐड करके ही लानी पड़ेगी। तो सीधा मेरे दिमाग में क्या आ रहा है भाई, 4s² माइनस 2, एक सेकेंड यहाँ पे मैंने x लिख दिया है, s माइनस 2s माइनस 2s, माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 4। -2 इंटू -2 4, तो मतलब प्रोडक्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और -2 को -2 में ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, -4। तो मेरी बीच वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। दैट मीन्स यहां से आप s कॉमन ले लो, 2s कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा s माइनस 1 1। अब देखो यहां से आप ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन ले सकते हो, हमें यहाँ पे अंदर s माइनस 1 चाहिए। कुछ गड़बड़ हो गई मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे 2 बचेगा, ये 2s निकाला ना तो अंदर 2s बचेगा, क्लियर। तो 2s माइनस 1, अब अंदर मुझे यहाँ पे 2s माइनस 1 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है -2s प्लस 1, तो मैं क्या करूंगी, -1 कॉमन निकाल लूंगी। माइनस में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s, और प्लस में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो बचेगा -1। दैट मीन्स यहाँ पे 2s माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। रूट्स हो गई भाई आपकी रिपीट, दैट इज 1/2 1/2। समझ गए, ठीक है जी। सबसे पहले भाई सम को वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सम इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू किसके, -b/a के, राइट। ठीक है, तो सम आपका कितना आ जाएगा LHS में, 1/2 प्लस 1/2, दैट इज 1। और LHS को अगर आप RHS को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -4, -4 तो वैल्यू है, माइनस बाहर आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 4, दैट इज 4/4, दैट इज 1। दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब प्रोडक्ट देख लेते हैं भाई फटाफट। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। LHS ले लो पहले, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/4। RHS कितना आएगा, C की वैल्यू कितनी है 1, और A की वैल्यू कितनी है 4, दैट इज 1/4। दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सेकंड वाले का रिलेशन भी हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे, ऑल राइट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 6x² -3 -7x। भाई ये तो कुछ अलग सा हो गया, घबराना नहीं है, कुछ भी अलग सा नहीं है। प्लस करो माइनस करो, अच्छा एक बात बताओ, 4 + 2 करो या 2 + 4 करो, बात तो सेम ही आएगी ना। या फिर आप -2 + 4 करो या 4 - 2 करो, बात तो वही आएगी, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, ऑर्डर चेंज हो गया है। आपको क्या करना है, अपने हिसाब से लिख लो जैसे आप पढ़ के आए हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे px को अपने हिसाब से लिखेंगे, 6x² -7x -3। गॉट इट भाई। दोबारा से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं। 6² -7x -3 इक्वल्स टू 0। क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, 18, 6 और 3 मैंने सीधा ही मल्टीप्लाई कर दिया, 6 और -3। अब देखो 6 इंटू -3 करते ही मुझे क्या मिलेगा, -18 मिलेगा, दैट इज नेगेटिव। मतलब मुझे इतना तो पता लग गया कि जब मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करूंगी तो मुझे कोई दो टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्ट ऐसा करना पड़ेगा कि जो बड़ा जो नंबर हो ना वो नेगेटिव हो, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे नेगेटिव नंबर चाहिए। समझ गए, ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी, 18 के फैक्टर्स और क्या क्या होते हैं, 9 होता है और 2 होता है भाई, मिल गया। 9 - 2 7 होता है, 9 को बड़ा नेगेटिव ले लेंगे। 6x² -9x + 2x -3। ये भी चेक कर लो कि -9 और 2 को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -18, बिल्कुल आ रहा है। दैट मीन्स हम सही ट्रैक पे हैं।
ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके अब हम निकाल लेंगे जीरोज। यहां से अब ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3x। यहां से 3x निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3 प्लस 1, 2x माइनस 3। अब देखो यहाँ पे 2x माइनस 3 था, यहाँ पे एज इट इज है, तो मैंने माइनस कॉमन नहीं निकाला, ठीक है, सिर्फ 1 कॉमन निकाल लिया। यही अगर यहाँ पे 3 माइनस 2x होता तो हम कॉमन निकालते माइनस को, ठीक है। तो 2x माइनस 3 भाई दोनों जगह से कॉमन आ गया, अंदर बच गया 3x प्लस 1। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2 और यहां से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1/3। तो ये जो वैल्यूज आ गई वो आ गई अल्फा और बीटा की, ठीक है जी। अब सम को वेरीफाई कर लेते हैं। सम आपका होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a के बराबर, और प्रोडक्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a के बराबर, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा यहां पे लिख लेते हैं, दैट इज 3/2 माइनस 1/3, ठीक है, इक्वल्स टू -b/a। अब b क्या है यहां से देखना है, -7 अपॉन a दैट इज 6। अब यहां से एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 6, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 दैट इज 7/6। यहां से भी क्या आ जाएगा 7/6, हेंस प्रूफ, ठीक है। पहला रिलेशन तो भाई क्लियर हो गया। अब प्रोडक्ट दूसरा निकालते हैं, 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 बचेगा। c कितना है भाई हमारा -3, फिर हमारा a कितना है 6, यहां से कितना बचा -2, 1/2 इक्वल्स टू 3 1 जा 2 जा -1/2, हेंस वेरीफाइड। तो हमारा जो प्रोडक्ट और सम वाला जो रिलेशन है वो इस आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी सही प्रूव हो गया। दैट मीन्स हमने जो जीरोस निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं। ऑल राइट, ठीक है जी। ये वाला तो आप करेंगे, होमवर्क है, वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। और ये वाला भी करेंगे, ठीक है। हम एक बार t² माइनस 15 को देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और ये आपका होमवर्क है। हम देखते हैं फिफ्थ ऑप्शन को, दैट इज t² माइनस 15। वैसे इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम थोड़ा एग्जाम्पल एक देख चुके हैं इसके जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें सीधा दिख रहा है कि एक टर्म स्क्वायर की है और दूसरी टर्म नॉर्मल है, तो हम उसको स्क्वायर बना सकते हैं, क्यों, ताकि हम a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगा सकें। दैट मीन्स t² माइनस √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कैसे स्प्लिट हो जाएगा, t माइनस √15 प्लस लिख देते हैं पहले, t माइनस √15, पहले प्लस फिर माइनस। दैट मीन्स यहां से t इक्वल्स टू √15 एंड माइनस √15। ये आपकी आप क्या मिल गई, रूट्स मिल गई। सम वेरीफाई करते हैं भाई पहले। सम कितना आएगा आपका, √15 प्लस माइनस √15, ये कितना आ गया 0। ये किसके बराबर होता है, b/a के। b तो भाई यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि x की टर्म चाहिए होती है, आई मीन t की टर्म चाहिए होगी। दैट मीन्स यहाँ पे 0/1 आ जाएगा, 0, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट इक्वल्स टू अल्फा बीटा इक्वल्स टू प्लस c/a। अल्फा बीटा, वेट करें, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, √15 इंटू √15 माइनस का इक्वल्स टू c कितना है यहाँ पे -15 अपॉन 1। ये √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा 15, माइनस का साइन बाहर, -15। ये हो गया जी आपका सेकेंड वाला भी प्रूफ। क्लियर, ऑल राइट। अब इसके बाद ये जो ऑप्शंस हैं आपके दोनों, इसको आप होमवर्क में ट्राई करना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की प्रैक्टिस करना, नहीं आता है तो प्लीज़ हमसे पूछें, हम दोबारा आपको बताएंगे। और जो जो आपको होमवर्क दिया है उसके जो आंसर्स हैं वो आपको कमेंट करके हमें बताने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ऑल राइट, तो पहला ऑप्शन आपको दिया है कि भाई पहले सम दिया गया है और फिर प्रोडक्ट दिया गया है, किनका, जीरोस का। क्लियर, ठीक है जी। इसके जैसा एक एग्जाम्पल हम अभी देख के आए हैं। सीधा हमारा फंडा है, हमें पता है कि एक फॉर्मूला है, वो क्या है, px इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। समझ गए? ठीक है, इससे अब ट्राई करते हैं पहले वाले ऑप्शन को। पहले में क्या दिया रखा है आपको, -1/4 और -1, तो ये कितना हो जाएगा पी एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, पहले आपको सम दिया है बिल्कुल, एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है -1, यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, एलसीएम ले लेते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हम फिर 4 को कहीं भेज नहीं पाएंगे ना, होल अपॉन में लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो पी एक्स आपका ऐसे आ गया। ठीक है जी, फटाफट से दूसरा वाला भी देख लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, सीधा वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना गिवन है भाई √2 एक्स प्लस कितना 1/3, ये आ गया भाई 7 वाला, फटाफट से हो गया। ये वाला आप ट्राई करेंगे, जीरो, सम जीरो दे रखा है, दैट मीन्स आपका जो x का कोएफिशिएंट है वो जीरो है, तो आपकी जो x वाली जो टर्म है वो उस पॉलिनोमियल में आएगी ही नहीं। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट डी देख लेते हैं जरा। पी एक्स कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं प्लस नहीं आता यहाँ पे, माइनस आता है, माइनस सम एक्स प्लस सी या फिर प्रोडक्ट, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आ गया पी एक्स पॉलिनोमियल। ई के लिए देख लेते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सीधा सम पुट करेंगे, माइनस -1/4, दैट मीन्स x/4 प्लस 1/4, लास्ट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस एक्स, सॉरी नॉट x, 1, प्रोडक्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका आंसर। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर। फटाफट से आज ही हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ, ध्यान देना कि ये वाले जो सेकंड क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस हैं वो आप एग्जाम्पल वाले फंडे से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस को आप क्या करोगे -b/a के इक्वल रख लोगे, और दूसरे वाले में क्या करोगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को c/a के इक्वल रखोगे, उनको मैच करके देन यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c रेस्पेक्टिवली। ऑल राइट, ठीक है जी, आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी, टिल देन कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।